गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि आप जानते हैं कोविड-19 की वजह से क्लासेस नहीं लग पा रही है, इसलिए मैं आपको ऑनलाइन एक बायोलॉजी का लेसन दे रहा हूँ। आप इसे ध्यान से देखना। सबसे पहले टर्म आता है बायोलॉजी। तो व्हाट इज बायोलॉजी? बायोलॉजी क्या है? तो आपने पहले भी पढ़ा है कि बायोलॉजी दो शब्दों से मिलकर बना है। ग्रीक शब्द है जो दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला है बायोस और दूसरा है लोगोस। बायोस मीन्स जीवन, लाइफ। लोगोस मीन्स अध्ययन। विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम जीवन का अध्ययन करते हैं, सजीव का अध्ययन करते हैं, उसे बायोलॉजी कहते हैं। सजीव के अध्ययन में दो चीज आती है, एक तो जूलॉजी और एक बॉटनी, जंतु विज्ञान और प्राणी विज्ञान। अगर हम जूलॉजी की बात करें तो जूलॉजी दो शब्दों से मिलकर के बना है, जून प्लस लॉगोस। जून का मतलब होता है जंतु, एनिमल्स, और लोगोस का मतलब क्या है? अध्ययन। अब जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम जंतुओं का अध्ययन करते हैं उसको हम जूलॉजी या जंतु विज्ञान कहते हैं। नेक्स्ट आता है बॉटनी। बॉटनी भी ग्रीक भाषा का एक शब्द से मिलकर बना हुआ है जिसे कहते हैं बॉटैन। बॉटैन का मतलब होता है बूटी, और आप सभी जानते हैं बूटी या हर्ब किसमें आती है? वनस्पति में आती है। तो विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम वनस्पतियों का अध्ययन करते हैं उसको हम वनस्पति विज्ञान या बॉटनी कहते हैं। बच्चों ये सब तो ठीक है, लेकिन एक क्वेश्चन हमारे दिमाग में आता है कि भाई जीव विज्ञान की उत्पत्ति कैसे हुई है, कहाँ से इसकी उत्पत्ति हुई है, क्या इसके अंदर क्या क्या थ्योरीज है। तो हम बात करते हैं जीवन की उत्पत्ति, ओरिजिन ऑफ लाइफ। लाइफ का ओरिजिन कैसे हुआ? तो सबसे पहले जो साइंटिस्ट थे, साइंटिस्ट तो क्या उस समय दार्शनिक हुआ करते थे, वो दार्शनिक ये कहते थे कि विशिष्ट सृष्टिवाद की जीवन की उत्पत्ति तो भगवान ने करी है, किसी विशिष्ट शक्ति ने करी है, पर यह आगे जाकर के गलत साबित हुआ। फिर उसके बाद में उन्होंने कहा कि जो जीवन की उत्पत्ति हुई है वो अंतरिक्ष से बरसात की बौछारें आई है। ये बौछारें जब आई है तो आने के बाद में यहाँ पर जीवन की उत्पत्ति हुई है। लेकिन बच्चों ऐसा नहीं। जहां तक हम देखें, इसके इतिहास के देखें, तो प्रारंभ में पृथ्वी सूर्य का ही एक अंग थी। जब सूर्य में महाविस्फोट हुआ यानी बिग बैंग थ्योरी, तो उससे पृथ्वी बनी। ये घटना ये हुई थी 4.5 अरब वर्ष पूर्व हुई। तो 4.5 अरब वर्ष पूर्व सूर्य में एक तीव्र विस्फोट हुआ था जिससे एक पृथ्वी बनी थी। जब पृथ्वी बनी थी तो उस समय आपको पता है कि टेम्परेचर बहुत ज्यादा था, तो फायर बॉल, आग का एक गोला थी। अब आग के गोले में जीवन संभव नहीं हो सकता, उस समय जीवन इसमें बिल्कुल भी नहीं था। इस पृथ्वी को ठंडा होने में लगभग 50 करोड़ वर्ष का समय लगा, यानी 50 करोड़ वर्ष के समय तक तो ये पृथ्वी एक आग के गोले के रूप में ही रही थी। जैसे जैसे ठंडी होती गई वैसे वैसे इस पर लाइफ आती गई, और लगभग 4 अरब वर्ष पूर्व इस पे जीवन का उद्भव हुआ। जैसे ही जीवन का उद्भव हुआ, दो चीजें बनी जैसा आपने पढ़ा है, एक तो जंतु और एक वनस्पति। जब जंतु और वनस्पति का एक ग्रुप बन गया तो एक दार्शनिक या साइंटिस्ट था जिसका नाम था अरस्तु। आप सभी ने नाम सुना है अरस्तु। तो अरस्तु ने इन जंतु और पौधों के समूह को बायोलॉजी कहा। पर बायोलॉजी तो बहुत विस्तार रूप है। जंतु विज्ञान एक अलग शाखा है और वनस्पति विज्ञान एक अलग शाखा है। तो आगे जाकर के जूलॉजी और बॉटनी इसको बांटा गया। तो इस तरह से जीवन की उत्पत्ति हुई थी।
इस उत्पत्ति को सिद्ध करने के लिए कुछ वैज्ञानिक थे, उन्होंने दिया था स्वतः जनन सिद्धांत। स्वतः जनन सिद्धांत कि भाई जीवन की उत्पत्ति तो स्वतः हुई है। इसके लिए उन्होंने क्या किया, अपने एक्सपेरिमेंट को दम देने के लिए, पावर देने के लिए उन्होंने कहा कि भाई जब हम शाम के समय खाना बनाते हैं तो खाना बनाने के बाद जो रसोई का कपड़ा होता है उसको हम फोल्ड कर देते हैं। फोल्ड करके जब रखते हैं सुबह, तो सुबह हम उसमें देखते हैं कि उसके अंदर कुछ कीड़े मकोड़े, कॉकरोच आदि उत्पन्न हो गए। तो उन्होंने कहा भाई ये तो अपना आप उत्पन्न हो गए। इसने उसे स्वतः जनन सिद्धांत का दिया था। पर अब हम सभी ये जानते हैं कि स्वतः कोई भी चीज उत्पन्न नहीं होती है। तो उस समय एक साइंटिस्ट था लुई पाश्चर ने कहा था कि भाई स्वतः जनन सिद्धांत कुछ नहीं होता, जीवन की उत्पत्ति पहले से उपस्थित जीवों में विभाजन से होती है। इसको सिद्ध करने के लिए उसने एक जैसे दो फ्लास्क लिए, ए और दूसरा फ्लास्क लिया बी, दोनों फ्लास्क लिए। उसमें दोनों में मीट का विलयन भर दिया। किसका विलयन भरा? मीट विलयन भर दिया। मीट विलयन इसलिए भरा कि ये पोषक विलयन होता है। हंसाकार जिस गर्दन में थी उसमें थोड़ा सा पानी डाल दिया। अब इसको एयर टाइट कर दिया। कुछ समय तक ऐसे ही पड़े रहने दिया। तो उसमें देखा कि जो ए फ्लास्क थी उसमें जीवाणु उत्पन्न हुए, जबकि बी फ्लास्क में जीवाणु उत्पन्न नहीं हुए। उसने कहा था कि भाई अगर स्वतः जनन होता तो ए में भी जीव उत्पन्न होने चाहिए थे और बी में भी उत्पन्न होने चाहिए थे, पर ऐसा नहीं हुआ। इसका मतलब क्या है? स्वतः जनन तो होता नहीं है। इसलिए इन्होंने स्वतः जनन के सिद्धांत को पूरी तरह से गलत साबित कर दिया। अब यहां देखिए कि हम एक्चुअल में होता क्या है, किस तरह से। जहां फ्लास्क की गर्दन सीधी थी वहां पे वायु, एयर इस सॉल्यूशन के सीधे संपर्क में। हवा में जीवाणु तो होते ही हैं, ये पोषक घोल था और इसमें जीवाणुओं ने पोषक घोल में वृद्धि करी, विभाजन किया और उससे उनकी संख्या में वृद्धि होगी, जिससे यहाँ पे उनकी समुदाय या कॉलोनी का निर्माण हो गया। पर यहाँ पे हंसाकार गर्दन में देखिए, यहाँ तक तो एयर संपर्क में आई, पर यहाँ तो पानी की बूंद थी। अब अंदर तो एयर गई नहीं, एयर टाइट थी। जब एयर नहीं गई तो बैक्टीरिया भी नहीं पहुंचे, और जब बैक्टीरिया नहीं पहुंचे तो ऐसी कंडीशन के अंदर इसमें किसी तरह का विभाजन नहीं हुआ और जीवों की उत्पत्ति नहीं हुई। तो इन्होंने, लुई पाश्चर ने स्वतः जनन सिद्धांत का पूरी तरह से खंडन कर दिया। लेकिन फिर भी क्वेश्चन तो वही रह गया कि एक्चुअल में जीवन की उत्पत्ति फिर हुई कैसे। तो इसमें आपने 9th क्लास में भी पढ़ा था, एक वैज्ञानिक था A.I. ऑपेरिन। इन्होंने एक सिद्धांत दिया था जिसमें कहा था, ऑपेरिन सिद्धांत दिया था। उन्होंने कहा भाई वायुमंडल में बहुत सी गैसें होती है, स्पेशली हाइड्रोजन, मीथेन, अमोनिया और जलवाष्प। हाइड्रोजन, मीथेन, अमोनिया और जलवाष्प। वायुमंडल में टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है। उस टेम्परेचर पर इन्होंने आपस में क्रिया करी। क्रिया करके एमिनो अम्ल जैसे पदार्थ का निर्माण हुआ और ये एमिनो अम्ल जीव द्रव्य का निर्माण करता है, अर्थात इससे प्रोकैरियोटिक जीव बने और प्रोकैरियोट से यूकैरियोटिक जीव बने। परंतु ये उन्होंने थ्योरेटिकल कहा था। अब थ्योरेटिकल कोई भी चीज मान्य नहीं होती, इसको यह प्रूव नहीं कर पाया था, सिद्ध नहीं कर पाया था। इसको सिद्ध करने के लिए एक और वैज्ञानिक था, आपने पढ़ा था मिलर। मिलर ने अपने प्रयोग के अंदर इसको सिद्ध करके बताया। उसने एक एपेटस बनाया, एक उपकरण बनाया। इस उपकरण के अंदर एक फ्लास्क जैसी संरचना थी, इसे कहते हैं स्पूलिंग फ्लास्क। स्पूलिंग फ्लास्क। इस स्पूलिंग फ्लास्क में उसने हाइड्रोजन, मीथेन,
अमोनिया तथा जल वाष्प को ले लिया। हाइड्रोजन गैस, मेथेन गैस, अमोनिया गैस तथा जल वाष्प को इसने ले लिया। लेने के बाद इसने इसमें 2 इलेक्ट्रोड लगा दिए। क्या लगाया? इलेक्ट्रोड। 2 इलेक्ट्रोड लगाए। जैसे ही इलेक्ट्रोड से विद्युत प्रवाहित की गई तो इसमें क्या था? पानी, वाटर वेपर था, भाप थी। इस पानी के कारण इसमें स्पार्किंग हुई। इस स्पार्किंग से टेम्परेचर उत्पन्न हुआ और ये टेम्परेचर था लगभग 800 डिग्री सेंटीग्रेड। बहुत ज्यादा टेम्परेचर, क्योंकि सूर्य के पास तो बहुत टेम्परेचर होता है। तो लगभग 800 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर उत्पन्न हुआ। इस टेम्परेचर पे इन चारों गैसों ने आपस में क्रिया करी और क्रिया करने के फलस्वरूप एक गुलाबी रंग के पदार्थ का निर्माण हुआ। कैसे पदार्थ का? गुलाबी रंग के पदार्थ का निर्माण हुआ। और इस गुलाबी रंग के पदार्थ को जब प्रयोगशालाओं में जांचा गया, टेस्ट किया गया, तो ये देखा गया कि ये तो एमिनो अम्ल है। तो ओपरिन ने भी यही कहा था कि भाई वायुमंडल में गैसों ने क्रिया करी और एमिनो अम्ल का निर्माण हुआ था। सेम प्रोसेस यही हुआ है। तो उन्होंने यह सिद्ध कर दिया कि गुलाबी रंग का पदार्थ बना, इसको एमिनो अम्ल कहा। इस एमिनो अम्ल से जीव द्रव्य का निर्माण हुआ। तो उन्होंने बिल्कुल सिद्ध कर दिया कि लगभग 800 डिग्री सेंटीग्रेड या इससे अधिक टेम्परेचर पर हाइड्रोजन, अमोनिया, मेथेन और जल वाष्प इन्होंने आपस में क्रिया करी, जिसे एक गुलाबी रंग के पदार्थ का निर्माण हुआ। कोई सरफेट भी कहते हैं। इस पदार्थ से जीव द्रव्य बना, जीव द्रव्य से प्रोकैरियोटिक एनिमल बने और प्रोकैरियोटिक से यूकैरियोटिक एनिमल बने। उसके बाद में इनका विकास प्रारंभ होता गया। तो जीव प्रोकैरियोट्स बने थे, फिर यूकैरियोट्स बने थे। परंतु कोई पूछे भाई इसका आधार क्या है? क्या आधार है इसकी? क्या तो यूनिट है, यानी इकाई क्या है? तो उन्होंने कहा कि भाई जीवन की इकाई या सजीव की इकाई एक होती है कोशिका सजीव की इकाई होती है। उन्होंने कहा कि शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं। संरचनात्मक इसलिए क्योंकि संरचना का निर्माण होता है, एक कोशिका, फिर दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी, एक के ऊपर एक अरेंज होकर के संरचना का निर्माण करती है। क्रियात्मक इसलिए कि प्रत्येक कोशिका सभी सजीव कार्यों को करने के लिए सक्षम है। जैसे अमीबा एक कोशिकीय होता है। क्या कौन सा काम नहीं करता? पोषण, वृद्धि, जनन, श्वसन सारा काम करता है। मतलब एक कोशिका सारा काम करने के लिए सक्षम है। तो उसको कहते हैं हम क्रियात्मक इकाई भी होगी और संरचनात्मक इकाई भी। चूंकि संरचना बनाती है, इसके संरचनात्मक इकाई समस्त कार्यों को करती है, इसीलिए क्रियात्मक इकाई होती है। तो यह आज मैंने आपको बताया कि लाइफ का ओरिजिन कैसे हुआ था, किस तरह से किया जाता है। बायोलॉजी को वर्तमान में लाइफ साइंस के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इसमें किसी भी सजीव का अध्ययन जन्म से लेकर मृत्यु तक किया जाता है। नेक्स्ट लेसन में मैं आपको ये बताऊंगा कि कोशिका यानी इकाई क्या होती है, कोशिका सिद्धांत क्या होता है, आगे किस तरह से काम करता है, ये मैं आपको बताऊंगा। तो आप इसको ध्यान से सुनना, ध्यान से पढ़ना। थैंक यू।